हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अलग सा टॉपिक उत्तराखंड जीके का, और जो है गैरसैंण। हम इस वीडियो में गैरसैंण के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। गैरसैंण का भूगोल पढ़ेंगे हम, इसमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और इसका राजधानी का विकास क्रम देखेंगे कि किस प्रकार राजधानी का यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी का उसको दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर से प्रश्न यहाँ के भूगोल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ के इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यहाँ के राजधानी बनने के क्रम को भी लेके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन जाता है। तो आज के बाद आपका जो एक भी प्रश्न है गैरसैंण से संबंधित वो गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी बातें देखेंगे। हम प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने तक का सफ़र हम इसमें तय करने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपकी विंसर ईयर वाली बुक है तो उसमें ये टॉपिक दिया गया था, और उसके अलावा मैंने परीक्षावाणी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें ऐड कर रखी हैं। तो आपको दोनों ही बुक का एक निचोड़ है इसमें देखने को, इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस टाइप के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके उत्तराखंड के आपके आने वाले एग्ज़ाम तक मैं कराने की कोशिश करूँगा, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो और पटवारी लेखपाल हो। तो ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं उत्तराखंड की। अब जो भी मैं वीडियोस दूंगा आप उनको ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम गैरसैंण को। ये अपना प्यारा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में यहाँ पर है चमोली ज़िला, और चमोली ज़िले में ये रहा गैरसैंण। तो इसकी स्थिति आप लोगों ने देख ली होगी कि चमोली ज़िले में गैरसैंण जो है एक तहसील है। एक क्या है, ये तहसील है। वर्तमान में इसका ये परिदृश्य है। अब हम इसके बारे में बात करें अगर, तो गैरसैंण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गैर और दूसरा है सैंण। गैर और सैंण, देखो पहाड़ी में जो उत्तराखंड की भाषा है, पहाड़ी लैंग्वेज है, यहाँ गैर जो होता है, जो पहाड़ियाँ होती हैं उनकी जो घाटी होती है उसको गैर बोला जाता है, और सैंण का मतलब है समतल और सपाट। तो पहाड़ियों के बीच में समतल सपाट भूभाग को गैरसैंण कहा जाता है, ये इसका नाम का मतलब है। अब हम इसके भूगोल में अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इसका भूगोल। देखो भाई, भूगोल में अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं कि ग्लोब में ये कैसा कहाँ पर होगा। ग्लोब में इसका अक्षांशीय स्थिति के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो है 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश व 79.9 पूर्वी देशांतर, ये इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार है जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर 19 होगा, 19 होगा, ठीक है, 79.19। अगर हम बात करें इसके समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई तो ये है 1640 मीटर। 1640 मीटर, 1640-50 के बीच में है, ये 50 ही लिख लो चलो। 1650 मीटर है जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मापी गई है। यह आपको इसका भौगोलिक विन्यास है जो कि ध्यान में रखना है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गैरसैंण है उसके आसपास कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो यहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक तो है दूधातोली पर्वत श्रृंखला, और दूसरा है ब्यासी पर्वत श्रृंखला। ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि इसके ये गैरसैंण को घेरे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ पर से आपसे नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर से नदियाँ जो हैं वो कितनी नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ यहाँ पर से 4 नदियाँ निकलती हैं। 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं देखो, पूर्वी व पश्चिमी नयार, आटागाड़ और पश्चिमी रामगंगा। ये जो 4 नदियां हैं वो यहाँ पर से प्रवाहित होती हैं गैरसैंण से। वैसे अगर हम दूधातोली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो वहाँ पर वीनो नदी भी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, वीनो नदी। लेकिन अगर हम गैरसैंण की बात करें तो विंसर 1 ईयर वाली बुक जो है, ईयर बुक वाली है, तो उसमें ये जो बात है उसमें 4 नदियों का ही जिक्र किया गया है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 4 ही नदियाँ बताने की कोशिश कर रखी है। तो जो रेफरेंस है मेरा वो विंसर वाली बुक का है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखना। ये हो गया इसका भूगोल। अब हम यहाँ पर से कुछ धार्मिक स्थल भी हैं, यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल भी हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक तो है विंसर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, और दूसरा है बेनीताल भी यहाँ पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बेनीताल कहाँ पर है, तो ये है चमोली जिले में गैरसैंण के पास। विंसर महादेव चमोली जिले में गैरसैंण के पास। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूधातोली से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तराखंड का पामीर इसको कहा जाता है, दूधातोली को, ये बात आपको याद करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और क्या प्रश्न हैं इसके भूगोल से, तो इतने ही प्रश्न हैं। अब हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसका इतिहास अगर हम बात करें उत्तराखंड के इतिहास की, तो उत्तराखंड का इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है वो ऋग्वेद में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। उसके अलावा पुराणों में इनकी जानकारी मिलती है उत्तराखंड की, और एक कालिदास की रचनाएं हैं उनमें भी उत्तराखंड का जिक्र देखने को मिलता है। कालिदास की एक रचना है मेघदूत। मेघदूत में इस बारे में बात की गई है, तो उसको हम देखेंगे अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, कालिदास की रचना है। कौन सी रचना है, मेघदूत है। और इस मेघदूत में क्या कहा गया है कि यक्षराज कुबेर की राजधानी अलकापुरी है। क्या कहा गया है, यक्षराज कुबेर की राजधानी कहाँ है, अलकापुरी में है, अलकापुरी। और ये अलकापुरी वाला जो क्षेत्र है वो ही यहाँ पर चमोली के गैरसैंण वाला क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और गैरसैंण जो है, गैरसैंण वाला क्षेत्र इस कुबेर के अधीन था। गैरसैंण कुबेर के अधीन था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वहाँ पर से कहाँ से इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके बाद हम चलते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में देखो भाई, यहाँ पर क्या प्रमाण मिलते हैं गैरसैंण के, किस प्रकार से, तो कत्यूरी वंश के प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं। कत्यूरी वंश के प्रमाण। अब कत्यूरी वंश के प्रमाण कैसे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कत्यूरी वंश की राजधानी कहाँ थी, वो थी जोशीमठ में। वो कहाँ पर थी, जोशीमठ। अब जोशीमठ कहाँ पर है, ये रहा गैरसैंण। गैरसैंण से थोड़ा ऊपर अगर आप इस तरीके से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जोशीमठ आपको दिखाई देता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि कत्यूरी वंश के अधीन जो है ये गैरसैंण रहा होगा, जो कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास में हम इसको देख सकते हैं, प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में। जोशीमठ के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर उसके बाद कत्यूरी वंश के बाद यहाँ पर 1803 तक
1803 तक ये पवार वंश के अधीन रहा है, पवार वंश के अधीन रहा है, क्योंकि गढ़वाल में आप लोग जानते हैं कि पवार वंश का शासन था और 52 गढ़ों में से जो चाँदपुर गढ़ वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर ही स्थित है, जो कि गैरसैंण है। ठीक है दोस्तों, 1803 में एक भूकंप आया था जो कि विनाशकारी भूकंप था उत्तराखंड के इतिहास में, तो उसने इस गैरसैंण को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1803 के बाद 1804 से 1815 तक ये गोरखों के अधीन रहा है। किसके अधीन रहा है? ये गोरखों के अधीन रहा है 1815 तक, गोरखों के अधीन रहा है ये वाला क्षेत्र। और 1815 के बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासन का शासन रहा, तो हम लिखेंगे 1815 के बाद ब्रिटिश के अधीन। तो देखो 1815 तक हमने देख लिया कि 1815 तक यहाँ पर क्या है, ये ब्रिटिश के अधीन रहा था। 1815 से, ठीक है, 1815 में संगोली की संधि होती है। उसके बाद जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसमें ये जो है हमारा गैरसैंण आता है, वो क्या है, ब्रिटिश के अधीन आ गया था। अब यहाँ पर से ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि गैरसैंण से प्रभावित होकर एक कुमाऊं कमिश्नर था जिसका नाम है लुसिंगटन, वो यहाँ से प्रभावित होकर अपना कार्यालय जो कमिश्नरी है, कुमाऊं कमिश्नरी है, उसको कुछ दिनों के लिए गैरसैंण में ले आता था। जैसे कि आज हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया गया है और कुछ समय के लिए यहाँ पर विधानसभा सत्र आयोजित किए जाते हैं। उसी प्रकार लुसिंगटन भी क्या करता था, यहाँ पर कुछ समय के लिए अपना जो कार्यालय है वो यहाँ पर स्थापित कर देता था। क्यों? क्योंकि उसे ये क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बहुत यहाँ से मंत्रमुग्ध था, यहाँ के सौंदर्य से, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? लुसिंगटन जो कि कुमाऊं कमिश्नर है, यहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित करता है। कुछ दिनों तक अपना कार्यालय स्थापित करता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर लुसिंगटन के समय ही 1839 में गढ़वाल जिले का सृजन किया गया। 1839 में गढ़वाल जिले का सृजन हुआ और उसके बाद ये जो गैरसैंण है वो गढ़वाल क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया। ये बात है जो कि आपको 1839 तक ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1839 के बाद। चूँकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। 1839 के बाद हम देखेंगे अब इससे आगे क्या हुआ था। एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा, गैरसैंण से लेके या तो इतिहास से पूछ लिया जाएगा या फिर भूगोल से पूछ लिया जाएगा या फिर इसकी राजधानी संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है। फिर 1960 में, 1839 में हम थे अभी, 1839 के बाद 1960 में क्या हुआ, पौड़ी गढ़वाल से कुछ हिस्सा काटकर चमोली जिले को अलग कर दिया गया। कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से चमोली जिले को अलग कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चमोली जिले का निर्माण यहाँ पर किया गया, चमोली जिला। अब इसी चमोली जिले के अंतर्गत ये गैरसैंण है। ठीक है दोस्तों, 1960 में हम यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी तक हम बात कर रहे हैं। 1960 में क्या होता है, वहाँ से एक मोड़ आता है जो कि इसकी राजधानी से संबंधित बातें करता है। 1960 में पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ के पर्यावरण से प्रसन्न होकर, मंत्रमुग्ध होकर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उनसे ये बात करते हैं कि क्यों ना ये गैरसैंण है उसको यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए। कहाँ की? भारत की। तो गैरसैंण जो है यहाँ पर दूधातोली पर्वत श्रृंखला है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला के आसपास का जो क्षेत्र है उसको वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने नेहरू जी से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कही गई थी, तो तभी से ये राजधानी का दौर शुरू हुआ। तो हम बात करेंगे 1960 में वीर चंद सिंह गढ़वाली। अब आपको ये बताना है कि पेशावर कांड कब हुआ था। ने 1960 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की इसको मांग की थी। किससे की थी? राजधानी की मांग, और ये की थी नेहरू जी से। अब उस समय तो इनका सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये वर्तमान में हमको इनका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, दूसरी राजधानी उत्तराखंड की घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1960 के बाद। यहाँ पर हम आएंगे कहाँ पर? 1992 में, क्योंकि हम वही घटनाक्रम याद करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस बीच में भी बहुत सारी घटनाक्रम घटी हैं, लेकिन उन घटनाओं को हमको उतना ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे 13 जनवरी 1992। अब देखो, ये 13 जनवरी 14 जनवरी के समय पर क्या होता है? उत्तरायणी का मेला लगता है बागेश्वर में, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेले में क्या हुआ? यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड क्रांति दल के, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना और उसके पहले अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको सर्च करके, या फिर अगर आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। उत्तरायणी मेले 1992 13 जनवरी को इन्होंने क्या कहा? यूकेडी ने अपना ब्लूप्रिंट निकाला। इन्होंने क्या निकाला? एक ब्लूप्रिंट निकाला। ब्लूप्रिंट का मतलब ये समझो कि इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। जैसे कि आज अगर कोई पार्टी है, कांग्रेस या बीजेपी, चुनाव लड़ने से पहले अपना एक घोषणा पत्र तैयार करती है, जिसमें वो ये कहती है कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ें करेंगे और ये सुविधाएं हैं जो कि हम जनता के लिए लाएंगे। उसी प्रकार उत्तरायणी मेले के अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसको उत्तराखंड इन्होंने ब्लूप्रिंट नाम दिया। और इस ब्लूप्रिंट में इन्होंने क्या घोषणा की? इन्होंने कहा कि राजधानी बनाने का प्रस्ताव, इसमें इन्होंने इस घोषणा पत्र में राजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश किया। ठीक है दोस्तों, किसको राजधानी? गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव। इतनी बात है जो कि अभी तक आपको ध्यान में रखनी है और याद भी करनी है। 1992 के बाद आता है समय 24 से 25 जुलाई 1992। ये भी 1992 का ही है। तो 24-25 जुलाई 1992 को क्या हुआ? यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल का 14वां अधिवेशन हुआ। इनका क्या हुआ? 14वां अधिवेशन हुआ। और इन्होंने इस अधिवेशन में क्या किया? इनके जो अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी। कौन थे भाई? काशी सिंह ऐरी इनके अध्यक्ष थे। और अन्य सदस्यों में गांधी जी थे। और गांधी जी कौन? वो गांधी जी नहीं, महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा, उत्तराखंड के गांधी। उत्तराखंड के गांधी कौन? इंद्रमणि बड़ौनी साहब इसमें शामिल थे।
तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरे सदस्य कौन थे, इंद्रमणि बड़ौनी जी। इन्होंने क्या करा इस अधिवेशन में, 14वें अधिवेशन में, इन्होंने गैरसैंण का नाम परिवर्तित कर दिया। इन्होंने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रख दिया। अब चंद्रनगर क्यों रखा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर से ध्यान में दो कि 1960 में जो सपना था राजधानी बनाने का वो था वीरचंद सिंह गढ़वाली का। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ही गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया। आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गैरसैंण का नाम क्या है या फिर चंद्रनगर नाम किस क्षेत्र का है, फिर तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो आप इसको गैरसैंण चंद्रनगर याद करके रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 1992 के बाद 1994 में। इस दिन इस अधिवेशन में इन्होंने राजधानी का क्या किया था, शिलान्यास किया था। इस अधिवेशन में इन्होंने यहाँ पर राजधानी का शिलान्यास किया था। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, उसके बाद हम 1992 के बाद 1994 में चलेंगे, क्योंकि उस समय यूपी गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री कौन थी यूपी के, ये आपको बताना है। 1994 में कमेंट बॉक्स में उन्होंने एक समिति का गठन किया था जो कि यहाँ की राजधानी की बात करेगा। यहाँ पर राजधानी बनाई जाए या ना बनाई जाए, इसके लिए उन्होंने एक समिति की गठन किया और उसके अध्यक्ष थे उमा शंकर कौशिक। कौन थे? उमा शंकर कौशिक। तो अब यहाँ पर ये लिखो कि 4 जनवरी 1994 में उमा शंकर कौशिक ये समिति है और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उमा शंकर थे, इसलिए इनके नाम पर इस समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की संस्तुति की। इसका मतलब यह है कि इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस उमा शंकर कौशिक समिति ने क्या बात कही कि उत्तराखंड के गैरसैंण को राजधानी बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ इनकी रिपोर्ट में ही कही गई, इसको धरातल पर नहीं लाया गया। और फिर इस क्रम में अनेक आंदोलन किए गए और आंदोलनों के समय ही यहाँ पर इसके बाद हमारा राज्य निर्माण आंदोलन भी उस समय चल रहा था। तो ये गैरसैंण राजधानी बनाने का जो एक सपना था वो पूरा नहीं किया जा सका। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का गठन हो जाता है। उत्तराखंड के गठन होने के बाद यहाँ पर पहली सरकार, अंतरिम सरकार आती है, क्योंकि पहली बार चुनाव तो 2002 में हुए थे। तो 2002 से पहले यहाँ पर एक सरकार थी जिसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। ऐसी सरकार जिनको जनता के द्वारा ना चुना गया होगा, जिनको वोट देके ना चुना गया, उसको हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो अंतरिम सरकार में कौन थी? बीजेपी गवर्नमेंट थी। और बीजेपी गवर्नमेंट में 2001 में, कब भाई? 2001 में और 11 जनवरी 2001 में एक समिति का गठन किया इन्होंने। समिति का गठन, और उस समिति को हम बोलते हैं दीक्षित आयोग। इन्होंने एक समिति का गठन किया और किसकी अध्यक्ष में? दीक्षित के। और ये दीक्षित कौन है? जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में यहाँ पर दीक्षित आयोग गठित किया गया और इन्होंने राजधानी बनाने के लिए यहाँ पर सर्वेक्षण किया, यहाँ पर भू सर्वेक्षण किया। और इसी बीच में चूँकि 2001 था और 2001 के बाद यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट के बाद
कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी थी और नवनिर्वाचित गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने इस बात को शामिल नहीं किया। इसी बीच में आंदोलन और तेज होने लगे। जब आंदोलन तेज होने लगे, इनमें से एक व्यक्ति आए जिनका नाम है बाबा मोहन उत्तराखंडी। इनमें से एक व्यक्ति थे आंदोलनकारियों में बाबा मोहन उत्तराखंडी। तो इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। और कब किया ये? 38 दिनों का 38 दिनों का इन्होंने आमरण अनशन किया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और 38 दिनों के बाद इन्होंने 8 अगस्त 2004 को शहादत दे दी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर स्थान आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये स्थान है बेनीताल। बेनीताल ये स्थान है। तो जब इन्होंने शहादत दी थी, उसके बाद ये मसला और आग पकड़ने लगा। और फिर यहाँ पर जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति है, उन्होंने भी आंदोलन करने शुरू किए और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी आंदोलन करने शुरू किए और आमरण अनशन जो है उनका भी चलता रहा। इसी क्रम में वर्ष 2008 में, कब? 17 अगस्त 2008 इस समय 17 अगस्त 2008 में ये जो आयोग बना था, जिसको हम दीक्षित आयोग बोलते हैं, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में इन्होंने राजधानी बनाने का जो सपना था उसको तोड़ दिया और राजधानी बनाने को खारिज कर दिया, ये कहकर कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों ये था 2008 तक का क्रम, जो कि हमने गैरसैंण राजधानी के बारे में बात की। अब हम चलेंगे 2008 से आगे की ओर। ये सारे ही डेट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ये आयोग हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ये समिति है ये आपको भी ध्यान में रखनी है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि उमाशंकर कौशिक समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है गैरसैंण को राजधानी बनाने के क्षेत्र से। दीक्षित आयोग का गठन क्यों किया गया, या फिर गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग इनको नोट डाउन कर रहे होंगे और याद भी करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न है यहाँ से न छूट पाए। 2008 तक की हमने यहाँ पर बात कर ली है। उसके बाद आते हैं 2012 में, 4 साल बाद यहाँ पर एक सीएम थे जिनका नाम है बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा। 2012 में विजय बहुगुणा यहाँ पर सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं। सीएम कौन थे? बहुगुणा, विजय बहुगुणा। और इन्होंने 3 नवंबर 2012 को 3 नवंबर 2012 को क्या किया? गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक संपन्न की। ये आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद की पहली बैठक गैरसैंण में कब संपन्न की गई? तो 3 नवंबर 2012 को इम्पोर्टेंट डेट है, आप इस चीज़ को नोट डाउन करके लिख लो। इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर विधानसभा बनाएंगे। इन्होंने क्या निर्णय लिया? यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ पर विधानसभा बनाई जाएगी। विधानसभा बनाने का इन्होंने निर्णय ले लिया यहाँ पर। 2012 के बाद फिर आते हैं हम 14 मई 2014 में। 9 से 11 जून
2014। 9 से 11 जून 2014 में क्या होता है, यहाँ पर प्रथम विधानसभा सत्र आयोजित किया जाता है। प्रथम विधानसभा सत्र आयोजित, क्योंकि विधानसभा बनाने की इन्होंने बात की थी, लेकिन विधानसभा का भवन अभी तक तैयार नहीं हुआ था 2 साल के बाद भी, इसलिए जो ये आयोजन किया गया था विधानसभा सत्र का, ये किया गया था यहाँ पर स्कूल और कॉलेजों में, स्कूल और कॉलेजों में ये आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये विधानसभा भवन तैयार होने के बाद पहली नवनिर्मित विधानसभा में, पहली नवनिर्मित विधानसभा भवन, पहली नवनिर्मित विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में पहला विधानसभा सत्र आयोजित किया गया। और ये कब आयोजित किया गया, ये 17 से 18 नवंबर 2017 में आयोजित किया गया। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहली विधानसभा सत्र का आयोजन कब किया गया। तो ये बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। वैसे पहला विधानसभा सत्र तो 9 से 11 जून 2014 में किया गया था, लेकिन उस समय विधानसभा का यहाँ पर गठन नहीं किया गया था, निर्माण नहीं किया गया था। अगर हम विधानसभा भवन की बात करेंगे तो 17 से 18 नवंबर 2017 में यहाँ पर विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था। तो 2017 तक है जो कि हमने सफ़र तय कर लिया है। अब आते हैं हम 2017 के बाद, जब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने एक घोषणा की, और घोषणा क्या की उसको अब हम देखते हैं, और वो घोषणा कब की उसको भी देखेंगे। तो देखो 4 मार्च 2020 को, 4 मार्च 2020 को विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था यहाँ पर गैरसैंण में। उसी गैरसैंण में यहाँ के जो सीएम हैं TRS त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक घोषणा की, और वो घोषणा क्या थी कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये घोषणा की है, अभी बनी नहीं है, अभी लागू नहीं हुई है, ये घोषणा कर रखी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, गलती मत कर जाना आप लोग यहाँ पर। तो 4 मार्च 2020 की बात है, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 8 जून 2020 को ये जो घोषणा की गई थी, ये क्या हो गया, लागू हो गया। ये घोषणा क्या होगी, लागू हो गई, यानी कि 8 जून 2020 को जो यहाँ के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनका सपना पूरा हो जाता है। उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को मान्यता मिल जाती है, और वो लागू हो जाता है। तो इतनी बात है, यहाँ पर तक आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो इसको लागू करने के लिए मंजूरी तो दी थी, मंजूरी दी किसने, राज्यपाल ने। और राज्यपाल कौन थी यहाँ की, बेबी रानी मौर्य। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, मंजूरी दी थी उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी की किसने, मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने। उत्पल कुमार जी ने इसकी अधिसूचना जारी की, जो कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं।
ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको ध्यान में आ गई। अब क्या हुआ, इसके बाद 4 मार्च, इसके 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद 4 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक घोषणा फिर से कर दी। और वो घोषणा क्या थी? वो घोषणा थी गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल घोषित कर दिया इन्होंने। इसकी घोषणा कर दी। तीसरा मंडल इसको बनाने की बात कर दी इन्होंने 4 मार्च 2021 को, जो कि उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा भी दे दिया था। कुछ दिन बाद 9 मार्च को दिया था मेरे ख्याल से। और फिर 9 मार्च के बाद 10 मार्च को यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जी आए और नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो ये घोषणा की थी गैरसैंण को तीसरा मंडल बनाने की, उसको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने तक का सफ़र जो होता है वो पूरा होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग कर ले जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू।